अर्थशास्त्र किन सिद्धांतों पर काम करता है? 1950 में जिसकी आमदनी 10 रुपए थी वो अपनी जीविका चला रहा था, जिसकी आमदनी 2030 में 1 लाख रुपए होगी, तो क्या यह आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस समय में इसकी आमदनी की जरूरी पड़ेगी? हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, अर्थशास्त्र वह क्षेत्र है जो यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी क्षेत्र का या किसी भी देश का विकास किस तरह हुआ या उसको किस तरह करना चाहिए या फिर किस तरीके को अपना करके अपना विकास अपनाना चाहिए, ये हमें यह बताता है। अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि सीमित संसाधनों को लेकर के और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती है, ये अर्थशास्त्र ये भी बताता है। हम लोग जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम लोग चाणक्य की बात करते हैं। चाणक्य जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अर्थशास्त्र मतलब कहने का मतलब कि किस प्रकार जो है सो किसी भी क्षेत्र को कर मिलता है, क्या होता है, ये सारी चीज इन्होंने इसमें बताया था। ये चौथे शताब्दी बीसी का है। लेकिन हम यहां जानेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है। तो अर्थशास्त्र का मतलब यानी इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक शब्द से बना हुआ। किस शब्द से बना हुआ? ग्रीक शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है घर का प्रबंध। घर का प्रबंध यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग जो है जो घर में किसी भी चीज को लाते हैं यानी आमदनी करते हैं, तो उसको किस तरह घर में व्यवस्थित करके चला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो हम लोग अभी आधुनिक युग में अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 1776 में एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे जो स्कॉटलैंड के थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इनमें उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। धन का विज्ञान है, इसीलिए इन्हें हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र के जनक। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। लेकिन भारत के अर्थशास्त्री चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला कदम रखा था। तो अर्थशास्त्र के जनक जो है शो एडम स्मिथ को कहा जाता है, और इसको समझने बुझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद धीरे धीरे माल्थस महोदय जो इंग्लैंड के थे, और बहुत सारे अर्थशास्त्री आते गए, और जो अर्थशास्त्र का है वो अपने विभिन्न मतों के अनुसार अपना परिभाषा देते गए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र समाज अर्थशास्त्र का विज्ञान है। यानी जो भी थे, कार्ल मार्क्स सर जो भी थे, सब अपना अपना मत देते चले गए, और इसी तरह जो है अर्थशास्त्र का डेवलप होता गया। अब हम लोग अर्थशास्त्र का जो डेवलप होता चला गया, तो हम लोग यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र किन सिद्धांतों पर काम करता है। अर्थशास्त्र के 6 मूल सिद्धांत है। 6 मूल सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, तो कौन कौन है सो देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत, हम लोग अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आता है उत्पादन। क्या आता है? उत्पादन, यानी कोई भी चीज का उत्पादन होता है, फिर उसका मार्केटिंग होता है, विनिमय होता है, उसके बाद वितरण होता है, उसके बाद इसका उपभोग होता है। ठीक है, और उपभोग के बाद निवेश होता है, और निवेश के बाद लोकवित्त होता है। यानी पहले उसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग था। बाद में जो जो विकास होता गया तो जो है इसमें निवेश और लोकवित्त का
और मूल जो है सिद्धांत जुड़ता चला गया। तो ये हो गए अर्थशास्त्र के सिद्धांत। क्योंकि हम लोग सबसे पहले, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर में ही ले लेते हैं, खेती में, कि हम लोग गन्ना उत्पादन करते हैं, गन्ना को हम लोग मिल में डालते हैं, मिल से वहां चीनी बनती है, चीनी से मार्केट जाता है, मार्केट में जाने के बाद वही जो है जो उपभोक्ता होता है उसके खाने के लिए उपयोग में होता है। साथ ही उस गन्ने के उत्पादन के लिए लोग अपना ऋण लेते हैं, और ऋण लेने के बाद उसके बीच में माल ढुलाई में या जो भी क्षेत्र में है उसमें मजदूरी के रूप में, इस सब में और भी रुपए खर्च होते हैं। तो ये सारे क्षेत्र मिलकर के अर्थशास्त्र का ये मूल सिद्धांत हो गया। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इस सिद्धांत पर तो काम करता है, लेकिन आता कहां से? तो यह आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र से। अब अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है सो देख लेते हैं। अब अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है 3 क्षेत्र। अर्थशास्त्रियों ने इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा। पहला बांटा प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र का कहने का मतलब हो गया कृषि का क्षेत्र, यानी जहां से हम लोग सबसे पहले माल का उत्पादन करते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो आता है वो आता है उद्योग का या विनिमय का। और तीसरा क्षेत्र जो आता है वो आता है ये आता है सेवा का। सेवा का क्षेत्र आता है। अब प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके बारे में जान लेते हैं। 18% इसका योगदान है देश के विकास में। उसके बाद जो है सो इसका 27% योगदान है, और इसका जो है सो 55% योगदान है। तो कृषि से हम लोग क्या करते हैं, माल का उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसे उद्योग में डालते हैं जिससे चीनियार बनता है, या फिर वहां से कोई माल उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग इसे जो है सो गाड़ी के द्वारा जो है मार्केट में भेजते हैं, जहां से वह बिक्री हो करके उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। तो ये सारे क्षेत्र इसी से संबंधित है। तो आप लोग को बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किससे कहते हैं, तो कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग या विनिमय का, तृतीय क्षेत्र सेवा हो गया, इसमें 18% कृषि का है, 27% द्वितीय क्षेत्र का है, और 55% जो है आपका सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो बताए थे, यानी 1901 में, 1947 में और 2025 में। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था 1901 में यह 63.6%, द्वितीय का 12.7% और तृतीय का 23.7% था, जिसमें कृषि का सबसे बड़ा योगदान था। उसी प्रकार जब भारत की आजादी हुई तो उस समय भी कृषि का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन अभी 2025 की बात करें तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। अब क्या है कि अर्थशास्त्र किसी भी चीज के डाटा, यानी कोई भी देश विकास करने का या कोई भी क्षेत्र कैसे विकास करता है या डाटा कैसे कैलकुलेशन होता है, सो देख लेते हैं। सपोज डेट मान लेते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था, यानी 1947 में या 1950 में मान लेते हैं, तो 1950 में जिसकी आमदनी 10 रुपए थी वो अपनी जीविका चला रहा था। उसी तरह अगर 20 साल बाद लेते हैं 1970 में, 1 शून्य की बढ़ोतरी के साथ 100 रुपया, यानी जिसकी आमदनी 100 रुपया था उसका भी जो है अपना भरण पोषण चलता था। उसके बाद 1990 में यही 1 शून्य बढ़ोतरी के साथ 1000 हो गया, यानी जो व्यक्ति का आमदनी 1990 में 1000 था उसका भी जो है किसी तरह भरण पोषण होता था। उसी प्रकार अगर 2010 में आते हैं तो 1 शून्य बढ़ोतरी के साथ क्या हो जाता है, ये 10,000 हो जाता है। यानी जिसकी आमदनी 10,000 रुपया 2010 में थी उसकी भी जो व्यवस्था वो इसी तरह होती थी कि अपना जीविका चला सकता। लेकिन जब मान लीजिए हमने 20-20 साल का डाटा कैलकुलेशन लिया, तो अगर मान लीजिए यह 2030 आएगा तो क्या यह अभी 10,000 है, तो 1 शून्य बढ़ोतरी के साथ यह कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यानी जिसकी आमदनी 2030 में 1 लाख रुपए होगी उसी का भरण पोषण सही ढंग से चल सकता। अब बताइए कि यह अभी 2026 चल रहा है, क्या 4 साल के बाद अगर 2030 नहीं आ सकता है? जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह जो है बेरोजगारी बढ़ रही है,
जिस तरह जो है सो आमदनी का जो संसाधन है वो घट रहा है, तो क्या यह आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस समय में इसकी आमदनी की जरूरी पड़ेगी या इसका विकास होना चाहिए, आमदनी बढ़ना चाहिए रोजगार का, या फिर जो आर्थिक उपार्जन है महंगाई घटनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यही चीज है। उसके बाद अब क्या होता है कि अर्थशास्त्र का अपना अपना क्षेत्र होता है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि इस चीज को इसलिए समझा जाता है क्योंकि मान लीजिए अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं तो जहां पर कोई भी व्यक्ति, निजी व्यक्ति अपना कंपनी खोलता है और कंपनी पर उसका अपना निजी अधिकार होता है, तो वो पूंजीवादी होता है, इस पर सरकार का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिस पर सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि यहाँ पर निजी व्यक्ति भी अपना जो है सो कंपनी डाल सकते हैं, सरकार भी अपनी कंपनी डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।